तो दोस्तों, ये वीडियो खास आप लोगों की डिमांड पर बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। आज मैं आपको एलईडी टीवी के सर्किट के बारे में बहुत ही आसान तरीके से एक बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। इससे आपको रिपेयरिंग में भी हेल्प मिलेगी और साथ में एलईडी टीवी के सर्किट के बारे में भी आपको बहुत ही आसान तरीके से जानकारी मिलने वाली है। अभी यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि एलईडी टीवी के सर्किट के बारे में डिटेल वीडियो बनाइए, जिसमें कोई भी अगर इस फील्ड में बिगिनर है तो उनको सीखने में थोड़ा-सा आसानी रहे। अभी देखिए, मैं कोई स्क्रिप्ट पे कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो इसलिए पहले कह दे रहा हूँ कि हमारी वीडियो के जो है ना, लंबी भी होती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती हैं क्योंकि लाइव डबिंग होती है। कभी-कभी वीडियो आधे 1 घंटे की भी हो जाती है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ को आप अ, ध्यान में रखते हुए हमारी वीडियो वॉच कीजिएगा। लंबी रहेगी तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। पहला पार्ट हमारा इस टीवी का जो प्राइमरी सेक्शन होता है, जो हॉट सेक्शन होता है उस पे लूँगा और सेकेंडरी जो उसका रहता है उसके लिए दूसरा पार्ट मैं बनाऊँगा, अगर पहला पार्ट लंबा हो गया तो। अगर आप बोलेंगे तो अदर सर्किट्स पे मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। रिक्वेस्ट छोटी-सी मैं आपसे करूँगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं ना, तो चैनल को भी थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए हमारे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरी वीडियो परमानेंटली वॉच करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जो लोग सीखना चाह रहे हो। हर किसी को नहीं, जो लोग सीखना चाह रहे हो उन तक शेयर कीजिएगा। और ये मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। ये एलईडी टीवी का सर्किट है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सभी सर्किट सेम नहीं हो सकते हैं। किसी-किसी में आईसी वगैरह का थोड़ा-सा आपको चेंज मिल सकता है, अंतर मिल सकता है। लेकिन जो वर्किंग होती है सभी की सेम होती है, ये आपको जानना ज़रूरी है। जो इसका मेन प्रोसेसर होता है, जो इसका मेन ईईप्रोम होता है, उनमें जो वोल्टेज होती है, वो लगभग सभी में सेम जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, इसका मॉडल नंबर इसका यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। किसी-किसी में अलग-अलग आपको मॉडल नंबर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर किसी भी सर्किट में जो खराबी आ रही है, उसको हमने कैसे देखना है? तो खराबी जब भी आती है, तो वो हमें फाइंड करने के लिए हमको इसका प्रॉपर वोल्टेज चेक करना होता है। अब खराबी इसमें 2 तरीके की मिलती हैं, एक होती है इसकी प्राइमरी सेक्शन से, एक होती है इसकी सेकेंडरी सेक्शन से। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, प्राइमरी सेक्शन वो जहाँ पर टीवी की किट में हॉट लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। सेकेंडरी सेक्शन वो जहाँ पर कोल्ड लिखा होता है, यहाँ पर कहीं न कहीं कोल्ड ज़रूर लिखा होगा। हाँ, ये देखिए इसमें कोल्ड लिखा है, तो ये ठंडी जगह है, ये गर्म जगह है। यहाँ पर आप सर्किट को ऑन करके हाथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर खतरा है, करंट लग सकता है। और यहाँ पर आप हाथ लगा सकते हैं क्योंकि इधर पे कोल्ड वाला जो एरिया है, वहाँ पर आपको है ना कोई भी करंट नहीं लगेगा। तो ये देखिए हॉट एरिया को इन्होंने कवर करा हुआ है और हॉट एरिया का जो मार्किंग है यहाँ पर देखिए किया हुआ है। ये देखिए पूरा मार्किंग यहाँ पर है। और अगर मार्किंग नहीं किया है तो हॉट एरिया समझ लीजिए कि जहाँ से आप 220 वोल्ट इनपुट कर रहे हैं, उसके आसपास जितने भी कंपोनेंट्स हैं ट्रांसफॉर्मर आईसी के बीच के, वहाँ पर सब बहुत ही खतरे वाली जगह है। वहाँ पर जब भी आप टेस्टिंग करते हैं तो कोल्ड टेस्टिंग कीजिए अगर आपको खतरा है हॉट टेस्टिंग करने में। हॉट टेस्टिंग मीन इस मतलब बोर्ड को ऑन करने के बाद आप वोल्टेज चेक करेंगे, वो हॉट टेस्टिंग है। कोल्ड टेस्टिंग वो है जहाँ पर आपको बोर्ड पे पावर नहीं देना है और टेस्ट करना है वोल्टेज को और रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू को, है ना? तो ये चीज़ मैंने समझा दी है। अब यहाँ पर ये जो एरिया है, जब ये खराब होता है या जो हॉट एरिया खराब होता है इसका, या जो मेन पावर मैनेजमेंट सेक्शन खराब होता है, तो वहाँ पर खराबी आने से हमारा सिस्टम डेड हो जाता है। यानी कि आगे सेकेंडरी में आपको कहीं पर भी जहाँ पर जितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। हॉट एरिया खराब होने पर यही सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है। और हॉट एरिया खराब होने के कुछ सिम्टम्स हैं। इसमें आपको फ्यूज जला हुआ नजर आएगा। दूसरा, इसमें जो आईसी लगी हुई है वो आपको फटी या खराब दिख सकती है, या ये अ, इसके जो पार्ट है वो डैमेज दिख सकता है। हॉट एरिया खराब होने पर कैपेसिटर फूला या फटा दिख सकता है। हॉट एरिया खराब होने पर आपको कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर डैमेज दिख सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है हॉट एरिया खराब हो जाता है तो यहाँ पर कुछ न कुछ आपको देखने के लिए नहीं भी मिलेगा, तो भी आपको कंपोनेंट को टेस्टिंग करके यहाँ पर देखना है। जब भी आपके सामने कोई भी टीवी का किट आता है रिपेयरिंग के लिए और वो बिल्कुल डेड कंडीशन में है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले उसको आप पावर ऑन कीजिए और हमेशा सीरीज में काम कीजिएगा, यानी कि सीरीज टेस्टिंग जो आप बोर्ड बनाते हैं ना, उसी में ही उसको आप लगा के चेकिंग इसकी टेस्टिंग कीजिएगा।
अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि अगर ये डेड कंडीशन में है और कोई भी पावर का लाइट नहीं जल रहा है, कोई भी स्टैंड बाई का लाइट इसमें नहीं ग्लो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको डीसी रेंज पे रख लेना है। डीसी रेंज पे रखने के बाद उसके बाद आपको मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है कि कितना वोल्ट यहाँ पर बन रहा है कि नहीं, ये कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पर मैंने टीवी को ऑन किया हुआ है और इसका जो मेन कैपेसिटर है, और सेफली करना है क्योंकि हॉट एरिया है और यहाँ पर हमने वोल्टेज अभी देखे रखी हुई है। तो इसमें 317 वोल्ट डीसी बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रेक्टिफायर है वो और फ्यूज है वो बिल्कुल ओके हैं और यहाँ तक डीसी वोल्ट वो बना रहा है और कैपेसिटर भी इसको फिल्टर कर रहा है और अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो ये यहाँ तक की प्रोसेस हमारी ओके है। इतना करने के बाद आप आगे कुछ नहीं, जाके आपको इसको सेकेंडरी सेक्शन में जाके चेक कर लेना है। सेकेंडरी सेक्शन में कहाँ पे चेक करना है, देखिए इसमें ब्लैक प्रोब को आपने इस तरीके से हाथ में लेना है और ग्राउंड कर लेना है। ग्राउंड क्या होता है, जो ये सभी सेकेंडरी यानी कि इस पार्ट का जो सभी कैपेसिटर्स हैं उनके नेगेटिव जो एरिया है, जो नेगेटिव उसका साइड है, या वो सभी नेगेटिव साइड इस पार्ट में जुड़ा रहता है। ये देखिए जो जितने भी मेटल के हैं इनमें जुड़ा रहता है। तो ब्लैक प्रोब को आप किसी के ऊपर भी इस तरीके से रखिएगा और रेड प्रोब को आपको कहाँ पर रखना है, जो डायोड्स दिख रही है इन डायोड्स के इस तरफ, यानी कि इसके कैथोड या जो सिल्वर पट्टी है उसकी तरफ को रखना है। और यहाँ पे चेक करना वोल्टेज बन कितना रही है। अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो फिर आपको मान के चलना कि इसका प्राइमरी सेक्शन में कैपेसिटर से आगे का और ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर से ट्रांसफॉर्मर तक का इसका जो है ना कुछ ना कुछ खराबी है, या इसकी आईसी ओपन हो सकती है, या अदर कंपोनेंट कोई रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है, या कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कंपोनेंट ओपन हो सकता है। ओपन मीन्स उसका जो अंदर का पार्ट है वो खराब हो गया है। अब ओपन होना और शॉर्ट सर्किट होना वो दो अलग अलग चीजें हैं। ओपन होने पर कहीं पर भी शॉर्टिंग आपको नहीं मिलेगी और ओपन होने केस में आपको कैपेसिटर पे वोल्टेज ओके मिलती है, फ्यूज वगैरह बर्न नहीं मिलता है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है, कभी आईसी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट फ्यूज खराब मिलेगा। फ्यूज क्या होता है, यहाँ पर देखिए फ्यूज जो कि सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए एक डिब्बी है, ये फ्यूज है असली में। किसी किसी में ग्लास टाइप मिलता है, किसी किसी में आजकल जितने भी सर्किट आ रहे हैं उसमें इसी टाइप का जो बॉक्स टाइप है, इस टाइप का फ्यूज मिलता है। तो ये फ्यूज ही हमें बताता है कि सर्किट में खराबी है या फिर नहीं। ठीक है, तो कैपेसिटर तक आपने चेक किया, वोल्टेज ओके है। इसके बाद आगे इस वाले ही पार्ट में कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है। अगर खराबी होगी तो आउटपुट में यानी कि सेकेंडरी सेक्शन में कुछ ना कुछ वोल्टेज वो नहीं दिखाएगा। अगर वोल्टेज दिखा रहा है तो 100% आपका प्राइमरी सेक्शन सही है। अगर मान के चलिए कि आपने यहाँ तक चेक किया वोल्टेज है, उसके बाद आपको सेकेंडरी की डायोड्स पर ही चेक करना है, या डायोड्स पर चेक न करके आप यहाँ पर जो जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं जैसे कैपेसिटर से इनके पॉजिटिव इसमें चेक करिएगा। तो किस कहीं पर भी ये जो डायोड्स हैं ये सेकेंडरी में इनमें चेक करो तो बेटर होगा, क्योंकि यही डायोड्स के बाद ही सारी वोल्टेज अलग सेक्शन के लिए जा रही है। तो इन डायोड्स पे चेक करना है। किसी किसी में डायोड नहीं मिले तो इस तरीके का, ये इस तरीके का शॉर्ट की डायोड मिलता है, इसके टॉप में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये वोल्टेज बना रहा है। और कितना बनाना चाहिए, 12 वोल्ट बनाना चाहिए। असली में यहाँ पर 20 वोल्ट जो बना रहा है, उसके बाद ये फिर 12 वोल्ट अलग अलग ये रेगुलेटर्स लगे हैं ना, तो वो 12 वोल्ट में इसको वो करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए ये दोनों पे 20 वोल्ट आ रही है और यहाँ पर इस शॉर्ट की डायोड पर गया तो इसने इसको 12 वोल्ट बनाया। तो 12 वोल्ट का भी अलग अलग रेगुलेटर्स पे रेगुलेट होकर अलग अलग जगह के लिए जाएगा, वो तो मैं आगे को बताऊंगा। पहले हमारा प्राइमरी सेक्शन, ये आपको कंफर्म करवाने के लिए कि प्राइमरी सेक्शन की स्थिति क्या है वो मैं अभी आपको बताया। अब हमने यहाँ पर कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक की, आ रही है। अगर कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं आती, देखिए दो पॉइंट बन गए, एक है कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रही और एक नहीं आ रही। अगर कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रही है तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रही है और सेकेंडरी में नहीं आ रही है, ये स्थिति बनी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो आईसी है उसको एक बार सही से चेक करना है, या जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट्स लगे हैं डायोड कैपेसिटर, ये तो सभी आपको चेक करना बताया था मैंने, तो अदर वीडियो जाके उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन डायोड्स कैपेसिटर्स को आईसीज को अगर इनमें खराबी अगर मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो इस आईसी को आपने चेंज कर लेना। अगर नहीं मिलती आईसी तो एक छोटा सा एसटीआर मॉड्यूल है, उसको लगाना कैसे है वो मैंने बताया है, उसको भी देखिएगा। तो उस मॉड्यूल को आप इस जगह पे लगा के देख सकते हैं। तो 101% अगर यहाँ पर ये खराबी रही तो 101% ये काम करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्थिति ये थी। दूसरी स्थिति ये है कि कैपेसिटर पर वोल्टेज बन ही नहीं रही है, तो इस मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज आ ही नहीं रही है। इसका ये कारण हो सकता है कि आपका कैपेसिटर पे वोल्टेज ना आने का ये कारण है कि आपका फ्यूज उड़ा हुआ है। ये जो फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स पे आपको
चेक करना है। अभी यहाँ पर देखिए कवर है, फिर भी मैं बता दूं, जब भी आप फ्यूज को चेक करेंगे तो हमेशा ये कंटिन्यूटी मोड पे और सर्किट ऑफ रहना चाहिए और उसके बाद चेक करेंगे। जब आप फ्यूज को चेक करते हैं तो फ्यूज की जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से 10 20 30 जो भी है वो वहाँ पे लिखा रहेगा, या इस तरीके से कंटिन्यूटी में बीप मारेगा, ठीक है। तो फ्यूज इसका मतलब सही है, अगर नहीं आ रहे तो फ्यूज खराब है। कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं आती है तो 100% आपके फ्यूज उड़ा होगा। अब फ्यूज उड़ा क्यों है, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। फ्यूज उड़ने का जो यहाँ पर सबसे ज्यादा रीजन हमने देखा है वो है इन चारों डायोड जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही है, रेक्टिफायर डायोड, उनमें से कोई एक आधे डायोड शॉर्ट हो जाना। नंबर 2, कैपेसिटर का शॉर्ट हो जाना या कैपेसिटर का फूल के फट जाना। नंबर 3, आईसी का खराब होना। ये 3 कंपोनेंट सबसे ज्यादा खराब होते हैं, तब जाके फ्यूज हमारा उड़ता है। तो फ्यूज जब उड़ा हुआ है, फ्यूज कोई भी अपना वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो इन डायोड्स को आपने चेक करना है। सर्किट ऑफ कर लेता हूं मैं, और डायोड को चेक करने का जो तरीका है, ये देखिए मल्टीमीटर के डायोड या कंटिन्यूटी मोड में रखना है और एक एक करके डायोड को चेक करना है। ये डायोड सही वैल्यू बता रहा है और दूसरी तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं आती डायोड में, इतना देखिए, ठीक है। तो किसी भी डायोड में इस तरीके से कंटिन्यूटी बीप नहीं आनी चाहिए, ये कंफर्म आपको चेक करना है। तो सभी डायोड यहाँ पर ओके होंगी, क्योंकि तो ये सर्किट तो ओके है, सिर्फ मैं एक डेमो के तौर पे इसका यूज कर रहा हूँ। तो डायोड ओके होंगी, नहीं होंगी, कोई खराब होगी तो उसको रिप्लेस कर देगा। अगर डायोड ओके है तो फिर आपको क्या करना है, कैपेसिटर को देखना है कहीं फूला या फटा तो नहीं है, वो देख लेना है। अगर फूला फटा नहीं है, कैपेसिटर बिल्कुल सही है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि कैपेसिटर के पॉइंट पर चेक करना है कोई कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही है। सबसे पहले कैपेसिटर को शॉर्ट करके यहाँ पर वो कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसको डिस्चार्ज कर लिया है और कैपेसिटर के हम पॉइंट पे चेक करेंगे, कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। देखिए कोई भी इसमें शॉर्टिंग एक बीप आई उसके बाद चली गई, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है हमारा, ठीक है। तो कंटिन्यू कोई भी इसमें बीप नहीं आनी चाहिए कैपेसिटर में, ठीक है। अगर कैपेसिटर के पॉइंट में बीप आ रही है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक ये कि आपका कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट है या आपकी आईसी शॉर्ट है। अगर आईसी शॉर्ट हो जाती है तो कैपेसिटर का जो प्लस माइनस टर्मिनल है उस पर भी शॉर्टिंग आने लगती है, तो याद रखना। तो कैपेसिटर को निकाल लेना, फिर उसके बाद कैपेसिटर के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर सर्किट पे, उन पे चेक करना। शॉर्टिंग बन रही है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके इस आईसी को बाहर निकाल लेना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर कैपेसिटर के पॉइंट पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं होगी। लगभग 99% केस में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको कंफर्म होगा कि आईसी खराब है। अगर आपको मिलती है तो आईसी, ये देखिए, ये मेन पावर आईसी है, पावर मैनेजमेंट आईसी है। इसका काम क्या है, यहाँ से वोल्टेज इसको आ रही है और इसने एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करी, एक फ्रीक्वेंसी बनाई और इस ट्रांसफॉर्मर को दी है, और ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा और वोल्टेज को सेकेंडरी सेक्शन में देगा, और सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज अलग अलग जगह के लिए जितनी जहाँ पर जितनी चाहिए वो बढ़ जाएगी। वो अभी आगे बताऊंगा अगर ये वीडियो में थोड़ा सा टाइम रहा तो मुझे। तो यहाँ तक का जो काम है हमारा आईसी का है। तो आईसी ज़्यादातर हमारे केस में ख़राब होती है, तो आईसी, कैपेसिटर और डायोड, इनमें ही शॉर्टिंग निकल जाती है। तो आपको कंफर्म हो जाए, अगर आईसी नहीं मिलती तो एक एसटीआर मॉड्यूल लगा लो, वो आपको मैंने बताया किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो उसको भी देखिएगा वीडियो को। तो इतना करने के बाद आपका ये प्राइमरी सेक्शन 100% काम करने लगेगा, सभी चीज़ें आप प्रॉपर चेक करें। तो हाँ, एक चीज़, एक आधे कंपोनेंट जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मालूम नहीं हो सकते हैं, तो उनके बारे में बता दूं आपको। ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ये फ्यूज है। ये इसमें अगर कंटिन्यूटी बीप आ रही है या इसकी वैल्यू कम आ रही है तो ये एनटीसी हो सकता है, और बाकी यही चीज़ें होती हैं। बाकी छोटे छोटे रेजिस्टेंस वगैरह हैं, ये खराब कम होते हैं, ज़्यादातर केसेस में आईसी खराब होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये रहा प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट जो मैंने अभी आपको डिटेल से बताया था, ठीक है। और जो सेकेंडरी का फॉल्ट होता है, और जो सेकेंडरी सेक्शन का फॉल्ट होता है वो कहाँ से आता है, अभी हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आप बेसब्री से उस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं तो कल इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। अगर आपको डिटेल से जानना है तो कल वाली वीडियो देखिए, सेकेंडरी सेक्शन का हर फॉल्ट आपको समझाऊंगा। बाकी प्राइमरी सेक्शन के फॉल्ट को आपने इजीली समझ लिया। अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा सभी को, और लाइक करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और कुछ सीखने के लिए।